एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्ताव रहा है पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का, वो बहुत ही दुखद है। तो इसका कारण क्या कोई बाहरी प्रेशर है या फिर प्रशासन में भी अब ऐसे ही लोग आ चुके हैं जिनके अंदर इस तरह की नफरत अब इनबिल्ट हो चुकी है? सामाजिक मानदंड ये है कि कुमार विश्वास जैसा जो लोफर हैं, जो कविता ही करते थे पहले और अब कथा बांचने के धंधे में आ गए हैं और वहां नफरत बांच रहे हैं, झूठी चीजें परोस रहे हैं, वो सामाजिक मानदंड बन गए हैं। तो सामाजिक मानदंड ऐसा बन गया तो ब्यूरोक्रेसी से अछूती कैसे रह जाएगी? लोग तो यहीं से आ रहे हैं। पहले मुसलमानों को एक बहाना दिया गया कि ये लोग तो आतंकी होते हैं इसलिए मार रहे हैं। क्रिश्चियंस को ये किस बहाने से मार रहे हैं? हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दिया गया। अब हिंदू मुसलमानों को खत्म करने लगे। 30 मुसलमान खत्म, अब तो 70 लोग बचे थे। तो जिन लोगों ने पोलराइज किया, क्या वो पोलराइजेशन रोक देंगे? नहीं, वो 70 लोगों में फिर अंतर ढूंढेंगे। 4 लाइनें हैं नवाज देवबंदी की कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है ना कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे भारत को, बांग्लादेश नहीं बनने दे रहे, वही बांग्लादेश और पाकिस्तान बना रहे हैं। एक धर्म या फिर नफरत या कट्टरता हावी करके आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो घटनाएं हो रही है उसकी आड़ में आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ घटनाएं कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में भी तो माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट। तो बांग्लादेश ने जो चीज प्रूव कर दी है, दरअसल आप वो चीज प्रूव करना चाह रहे हैं। तो बांग्लादेश तो इन लोगों का आइडल है जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद जैसा आदमी जो कहता है कि सुसाइड बॉम्बर, तू बन जा ना भाई, तू फट जा। मुसलमानों पे हमला, औरतों पे हमला, ईसाइयों पे हमला और नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पे हमला। ये सीजन जो कभी त्योहारों का सीजन कहा जाता था, अभी हमलों का सीजन है। और किस तरह से त्योहार के सीजन हमले के सीजन में बदले हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और नीरज जी इज बैक। लोगों ने आपको बहुत मिस किया, देखी जाएगी में भी लोग आपको मिस कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो बहुत हमले हुए हैं इधर बीच में सर। एक आईसीसी संस्था है, इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न करके है, उन्होंने ये कहा है कि 80 अटैक्स हुए हैं भारत में। 80 केवल जो ये पूरा सीजन रहा है क्रिसमस का, 80 वहां हुआ है। लव जिहाद को लेकर के अटैक किया जाता है, वो भी छात्र थे, उनके ऊपर अटैक होता है कि लोग लव जिहाद कर रहे हैं। एंजल चकमा के ऊपर अटैक होता है जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक छात्र है। लगातार इस तरह की जो चीजें आ रही है। और अभी आप पहले देखिए, पहले मुसलमानों को एक बहाना दिया गया कि ये लोग तो आतंकी होते हैं इसलिए मार रहे हैं। क्रिश्चियंस को ये किस बहाने से मार रहे हैं? क्रिश्चियंस को ये पीछे अचानक से क्यों पड़े हैं? विभेद जो है ना वो फिलॉसफी होती है और विभेद के आधार पर नफरत फैलता है। अब आप ये समझिए कि दक्षिण पंथी जो धड़ा है, खासतौर पे आक्रामक धड़े की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस तरह के हमले पे यकीन करता है, इस तरह के हमले में को क्रियान्वित करने की कोशिश भी करता है। ऐसे लोगों का गुरु कौन है? ऐसे लोगों का गुरु होगा कोई गुरु रामभद्राचार्य जैसा व्यक्ति। वो गुरु रामभद्राचार्य क्या कहता है कि भाई दलित और अछूत तो छोड़ दो, जो ब्राह्मण हैं उनमें भी ये द्विज हैं, ये हैं, ये उपाध्याय हैं, ये चौबे हैं, ये दूबे हैं। अंतर कर रहे हैं ना क्रिएट ये लोग। तो दरअसल इस मानसिकता के जो लोग हैं, आप उनको एक व्यक्ति के साथ छोड़ दीजिए अंदर, वो एक व्यक्ति के अंदर भेद क्रिएट कर देंगे कि देखो भाई तुम्हारे लिवर की तुम्हारी किडनी से नहीं बन रही है, तो लिवर जो है वो किडनी के खिलाफ जंग छेड़ दे। ये इनकी फिलॉसफी काम करती है। तो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, अगर वो हिंदू नहीं है, चाहे हिंदू है, और इस तरह के विभाजक मानसिकता के लोग हर धर्म में, हर फेथ में मौजूद हैं, तो वो अपने से अलग जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे क्योंकि उनको भेद मिल गया। ये रिलीजन के आधार पर बांटा उन्होंने लोगों को। अब रिलीजन को एक बार को सोचिए कि रिलीजन लेस ये सोसाइटी है, तो मर्द हैं, औरत है, मर्द और औरत को आप बांट देंगे, उनके लैंगिक आधार पर, जेंडर के हिसाब से आपने बांट दिया। अब आप ये कहिए कि चलो यार लैंगिक आधार पर जो बांटना है ये भी खत्म हो चुका है और धार्मिक आधार पर भी लोग नहीं बांटे जा रहे हैं, तो ये भाषा लाएंगे कि हिंदी बोलने वाला है, तमिल बोलने वाला है, तेलुगु बोलने वाला है, ये बंगाली बोलने वाला है, ये मराठी बोलने वाला है। ये झगड़े भी हमने देखे ही हैं। तो वो भाषाई आधार पे बांट देंगे। अगर भाषाई आधार पे भी नहीं बांट पा रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे भी ऊपर उठ गए हैं, तो एक क्षेत्रीय आधार पे बांट देंगे। ये मराठी है, अभी भाषाई मराठी नहीं बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रीय मराठी, ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ये नॉर्थर्न है, ये सदर्न है, और उस तरीके से बांटने लगेंगे। तो बांटना दरअसल इनके डीएनए में आप मान लीजिए या इनके थॉट प्रोसेस में है, बांटते हैं। और जब भी हम बांटते हैं, किसी को अलग करते हैं, तो ऑब्वियसली अलग करेंगे तो एक के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरे के अंदर इंफीरियरिटी आने की कोशिश की जाएगी कि उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो।
जो बांट रहा है वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, तो सुपीरियर अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा कैसे? हमले करके। इसीलिए कभी मुसलमानों पे हमले होते हैं, कभी ईसाइयों पे हमले होते हैं, कभी दलितों पे हमले होते हैं, कभी महिलाओं पे हमले होते दिखेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट के किसी लड़के पे हमले हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदू मेजोरिटी का है उसको एक ऐसा लीडरशिप मिला है फिलहाल जो कह रहा है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है जो स्यूडो है, और इस स्यूडो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एंजॉय करने के लिए वो बाकी लोगों को एलिनेट भी कर रहा है और बाकी लोगों पे हमले भी कर रहा है। पावर ट्रिप पे है, पावर ट्रिप पे है ये, और बड़ा दुखद है कि इस पावर ट्रिप का अंत कहां तक होगा, ये लोग कहां तक जाएंगे, क्योंकि जब मैंने कहा ना, मान के चलिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, 100 लोग हैं, 70 हिंदू हैं, 30 मुसलमान हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दिया गया, अब हिंदू मुसलमानों को खत्म करने लगे, 30 मुसलमान खत्म, अब तो 70 लोग बचे हैं। तो जिन लोगों ने पोलराइज किया, क्या वो पोलराइजेशन रोक देंगे? नहीं, वो 70 लोगों में फिर अंतर ढूंढेंगे। अब उन 70 लोगों में से 15 लोगों का एक तबका किसी खास समुदाय से आता हो, किसी खास विचारधारा से या किसी खास भाषा से, किसी खास क्षेत्र से, एक बंटवारा पैदा किया जाएगा, 15 मार दिए जाएंगे। बचे कितने? 70 में से 15 गए तो 55। अब इन 55 में से कोई भेद निकाल लिया जाएगा, मतलब मारे तब तक लोग जाएंगे जब तक लोग होंगे। सो एक बड़ा फेमस शेर है, निवेदिता शेर के 4 लाइनें हैं नवाज देवबंदी की, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो बांटने वाले तो बांट रहे हैं, क्योंकि उनका थॉट, उनका डीएनए, उनका चरित्र बांटने वाला है। जो लोग बंट रहे हैं और बंटने के कारण आक्रामक हो रहे हैं, हमले कर रहे हैं एक दूसरे पे, वो याद रखें एक दिन मारे वो भी जाएंगे। आग किसी के कंट्रोल में नहीं होती, आग बस आपके हाथ में तीली है महज, आग नहीं। मैंने एक कविता लिखी थी, बाद में पूरा भी कभी चश्मा करूंगा, आपके हाथ में तीली है महज, आग नहीं। आपने तो तीली लगाई, आपने फेंक दिया, वो जब आग बनेगी ना और जब वो शोला भड़केगा तो आपको देख के ये नहीं करेगा इसने ये तो मुझे पैदा करने वाला है, इसको बख्श देती हूँ, किसी को नहीं बख्शेगी आग, सबको जला देगी, ये समझना होगा। ये बजरंग दल का अगर हर जगह पे बजरंग दल का नाम आ रहा है, जो कहते हैं ना कि अगर 10 जगह हुड़दंग हुआ है और 10 हुड़दंगों में कॉमन फैक्टर एक है, इसका मतलब है वही कॉमन फैक्टर जो है वो हुड़दंग का कारण है। बजरंग दल को इतनी पावर अचानक से जो मिल गई है, वो कहीं भी घुस जा रहे हैं, कहीं भी एंट्री ले रहे हैं, कहीं भी तोड़फोड़, कहीं भी मारपीट, मतलब जैसे लग रहा है ना कि कोई रोकने वाला नहीं है उन लोगों को। और अब जाकर के शायद कार्रवाइयां हुई, जब बहुत ज्यादा रोष हुआ, लेकिन इतनी हिम्मत, और देखिए बहुत नए उम्र के भी लड़के हैं उसमें, जो दिख रहा है कि यार ये तो पढ़ने लिखने वाली उम्र के लड़के हैं। वहां पे उनका जाना और जाते ही उनको पावर जब फील हो रहा है, ये रुकेगा कैसे आखिर? बाद में कार्रवाई हुई, लेकिन फिर दूसरी जगह घटना हुई, फिर कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस लेट है, क्या तो दौरों की मुसीबत होती है ना, ये हमारे दौर की मुसीबत है। दरअसल हिंदुओं को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मेजॉरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हिंदू तो महात्मा गांधी भी थे और हिंदू गोडसे भी थे। महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी, हत्या करने की वजह वो ये बताता था कि क्योंकि महात्मा गांधी एंटी हिंदू थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई, तो हिंदू को ही आपने एंटी हिंदू बताया। तो वो दौर महात्मा गांधी का था जब इतनी बड़ी विभीषिका जो थी हमारे ऊपर, ब्रिटानी हुकूमत थी, उससे लोहा ले पाए तमाम लोग, हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ पाए और देश को हमने आजाद कर दिया। ये दौर नाथूराम गोडसे का है। दरअसल चाहे आप तस्वीरें देख रहे होंगे महात्मा गांधी के आगे सिर झुकाते हुए लोगों की, नेताओं की, लेकिन जो मैसेजिंग की जा रही है वो नाथूराम गोडसे के समर्थन वाली है। और इसी कारण वो गोलियां जो महात्मा गांधी के छाती में उतरी थी, वो गोलियां हमारे सोशल फैब्रिक में उतरती रोजाना दिख रही हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश झुकाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर के आगे, उनके बुत के सामने, और उन्हीं की विचारधारा से जुड़े लोग पिस्तौल लहराते हैं, उन्हीं की विचारधारा से जुड़े लोग नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वो खामोश रहते हैं। तो भाई एक मौन सहमति आप दे रहे हैं शायद। तो ये जो दौर था, ये दौर मतलब हिंदुओं का आइडल फिलहाल, शायद मेजॉरिटी हिंदू का आइडल महात्मा गांधी से शिफ्ट होकर नाथूराम गोडसे बन गया है। और नाथूराम गोडसे को जिस तरीके से कोई सावरकर फ्यूल अप कर रहा था, ताकत दे रहा था, उसी तरीके से मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो शायद वो स्यूडो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदुओं को, मेजॉरिटी हिंदुओं को दे रही है। क्योंकि जब सदन के अंदर एक चुना हुआ सांसद एक दूसरे चुने हुए सांसद को कटमुल्ला कटुआ कहता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता है, तो आप तैयार कर रहे होते हैं वो भीड़ जो हमला कर देगा इंसानों के ऊपर। जब देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात करता है तो वो तैयार कर रहा होता है उस भीड़ को। जब मंत्री लोग
कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो वो तैयार कर रहे होते भीड़। क्या एक्शन लिया गया इन लोगों के खिलाफ? अरे शेर है ना वो कि जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। अदालत तक तो मामला पहुंचे ना पहुंचे, आप अगर लीडरशिप में है, मतलब संस्थान है ये, और संस्थान की एक हायरार्की है, इस संस्थान में एक टीम लीडर है, उस टीम लीडर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, टीम मेंबर्स, उनमें से कोई गलत कर रहा है तो टीम लीडर की ये मोरल ऑब्लिगेशन भी है और उसका ड्यूटी भी है ये कि वो उसके खिलाफ बात करे, उसको कहे कि भाई ऐसा काम तो नहीं कर सकता। टीम लीडर अगर ये नहीं कर रहा है तो टीम लीडर की मौन सहमति मानी जानी चाहिए। तो आप बताइए रमेश पिथौड़ी का विरोध किस किस ने किया? आप बताइए परवेश साहिब सिंह वर्मा का विरोध किस किस ने किया? आप बताइए अनुराग ठाकुर का विरोध किस किस ने किया? तो तैयार किया जा रहा है ना भीड़ को, तैयार इसलिए किया जा रहा है ताकि आरएसएस का जो नफरती एजेंडा है 100 सालों में हिंदू राष्ट्र बना देने का, उसको किसी तरीके से ये लोग अमली जामा पहना सके और उस दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन मुझे यकीन है इस देश के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि इतना आसान इनके लिए होने वाला है नहीं। मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊं। जब आपने कहा ना कि घटनाएं बढ़ी हैं लगातार, क्रिसमस पर नरेंद्र मोदी भी गए। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि मतलब वो जाते हैं, अगर एक लीडर कुछ भी काम करता है तो उसका असर उसके फॉलोअर्स पे होता है। तो अगर मोदी जा करके कह रहे हैं कि इससे सद्भावना बढ़ती है, इस त्योहार से ऐसा संदेश है प्रेम का है, तो उसका असर तो हुआ होगा ना। आप बिल्कुल उसको नील तो नहीं कह सकते ना। चलिए, अब जब आप ये बात कर रही हैं असर होता है, तो वो फिर से एक शेर याद आता है कि काश उनके अमल भी हो अच्छे जिनकी बातें बहुत प्यारी हैं। तो असल में लोग है ना, जो आपका क्रियाकलाप है उसको देखते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। और शायद एक हिडन मैसेज भी है, भाई जो मैं कह रहा हूँ ना उसे छोड़ो, जो मैं कर रहा हूँ वो देखो। तो किया क्या जा रहा है इस पे नजर ज्यादा जा रही है। वरना अनंत सिंह, मान लीजिए अनंत सिंह आए किसी स्कूल कॉलेज के फंक्शन में और बोले देखिए सम्मान से एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, तो लोग वो मानेंगे कि ये मानेंगे कि यहीं पे गोली मार देंगे। अनंत सिंह रूढ़ हो गए ना किसी एक चीज को लेकर, तो अनंत सिंह की भाषा, अनंत सिंह के शब्द, अनंत सिंह की बोली का कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि अनंत सिंह इन एक्शन जो है वो हिंसा को बढ़ावा देने वाला आदमी है, इन एक्शन जो है वो गुंडा है, बाहुबली है। तो वो अब कुछ भी बोलता रहे, रूढ़ हो चुका है वो। तो इसी तरीके से कई लोगों ने अपने आप को रूढ़ कर लिया है। गिरजाघर की जब बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी गए, अगर केवल जाने मात्र से मैसेज ठीक चला जाता तब तो बड़ा अच्छा होता। उड़ीसा की आप खबरें देखें, उड़ीसा पे बहुत कम बातचीत होती है क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो खैर बातचीत किसी भी मुद्दे पे नहीं करता। फिर भी उत्तर प्रदेश हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान जो हिंदी हार्टलैंड है वो फिर भी खबरों में आ जाता है। उड़ीसा खबरों में नहीं आ पाता है। लेकिन उड़ीसा की खबरें जो है वो दिल दहलाने वाली है। क्योंझर एक जिला है उड़ीसा के अंदर, 7 दिसंबर को एक प्रेयर चल रही थी क्रिश्चियंस की, और उस प्रेयर को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया बजरंग दल के लोगों के जरिए। उस एरिया में पिछले 30 सालों से प्रेयर चल रहा था। 30 सालों में तो किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया। एकदम से 7 दिसंबर 2025 को कहां से ताकत मिल गई इन लोगों को? क्योंकि उसकी तैयारी तो 2014 से आ रही है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो बोध है कि हम ताकतवर हो गए हैं, वो उनको कहीं पे दिखाना है तो वहां दिखा रहे हैं। उड़ीसा की खबर है निवेदिता के जो आदिवासी क्रिश्चियंस हैं, अब एसटी का तो कोई रिलीजन नहीं है ना, अगर वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिज्म में, चाहे उसको मानने के कारण, चाहे उसके मतों से प्रभावित होकर, चाहे पैसों के लोभ में, मैं सारी चीजें कह देता हूं, है ना, अगर वो कन्वर्ट हो गए, उनको दफनाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले अपना धर्म बदलो, उसके बाद तुमको जमीन मिलेगी। उड़ीसा की खबर है, ये हमारे देश में हो रहा है, गांधी के देश में, बुद्ध के देश में। तो खबरें तो इस तरह की भी है। इस पे आपने एक्शन कितना ले लिया ये दिखाइए ना। किन किन गुंडों को आप जेल में भेज चुके हैं ये दिखाइए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ आपका रोड मैप क्या रहा है, क्या क्या एक्शन रहे? तो कोई एक्शन दरअसल है नहीं। और जब एक्शन नहीं होता है तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉर्पोरेट का, कि आपकी मौन सहमति मानी जाती है। इफ आई थिंक कि मेरा कोई टीम मेंबर गलत कर रहा है तो मैं उस टीम मेंबर को रोकूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर मैं उसे नहीं रोक रहा हूं तो ये मान लिया जाना चाहिए कि मैं चाहता हूं वो टीम मेंबर वैसा ही बर्ताव करे। साधारण सी बात है और साधारण सी राजनीति है, मुझे लगता है। अभी आप देखिए कि ये लोग क्रिश्चियंस पे हमला कर रहे हैं, लेकिन इधर बीच ये अपना जो ओजी टारगेट है उसको नहीं भूले। ओजी विक्टिम्स मुसलमान, उनको नहीं भूले हैं। ये लव जिहाद को लेकर के बरेली वाली जो सारी घटना है वो तो काफी लाइमलाइट में रही। लेकिन इधर बीच मैंने एक चीज देखी है ना कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा इनके लिए बहाना दिख रहा है मुझे। बांग्लादेश का जो क्राइसिस है वो भारत का क्राइसिस बनते हुए दिख रहा है। बांग्लादेश में उनकी माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की, सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है कि नहीं बांग्लादेश में हो रहा है तो हिंदू लोग हथियार पकड़ो, खुलेआम हथियार बांटे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर बनो। भाई केवल हथियारों से क्या होगा?
तो ये जेन्युइन एक्शन का रिएक्शन आपको लग रहा है, या फिर इनको बस एक चाहिए था कि एक चिंगारी मिला हम आग लगा दें? आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश के मैप की ना ये लोग पूजा करते होंगे। बांग्लादेश की प्रतिमा बना रखी होगी एक, और उसकी पूजा करते होंगे कि हे बांग्लादेश देवता, आप जैसे हो वैसा ही हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं हो जाता है। बांग्लादेश में दरअसल क्या हो रहा है? अच्छा, बांग्लादेश के हिंदुओं से आपका क्या संबंध है भाई? या बांग्लादेश के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या संबंध है? वो तो अब दर्शन के परिभाषा में हम नहीं जा रहे कि वैश्विक संतान है और ये वो सब छोड़ दीजिए, संबंध तो नहीं है ना। वो एक अलग देश के वासी हैं, आप एक अलग देश के वासी हो। आप अगर हथियार उठाओगे तो किसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे? अपने देश के व्यक्ति के खिलाफ आप एक्शन लेंगे। तो बांग्लादेश का हिंदू अगर प्रताड़ित हो रहा है, जो कि माइनॉरिटी में है बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ मेजॉरिटी आक्रामक घटनाएं कर रहा है, हमले कर रहा है, उनको मार रहा है, उनको पीट रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, यही कर रहा है। मतलब माइनॉरिटी के खिलाफ हमले हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज आर अंडर अटैक, ये मामला है। आपको इसका विरोध करना है एज अ कंट्री, एज अ नेशन। तो आप क्या करेंगे कि देखो भाई, हमारी वो कंट्री है, हमारा वो देश है जहां माइनॉरिटीज आर सेफ, और माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी के बीच कोई फासला नहीं है, कोई गैप नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग? बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो घटनाएं हो रही हैं उसकी आड़ में आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ घटनाएं कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में भी तो माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट। तो बांग्लादेश ने जो चीज प्रूव कर दी है, दरअसल आप वो चीज प्रूव करना चाह रहे हैं। तो बांग्लादेश तो इन लोगों का आइडल है जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद जैसा आदमी जो कहता है कि सुसाइड बॉम्बर, तू बन जा ना भाई, तू फट जा। ये नहीं फटेंगे, ये डासना मंदिर के महंत बन के जीते रहेंगे, इनको पैसा मिलता रहेगा। इसने स्मृति ईरानी, यति नरसिंहानंद की बात कर रहा हूं मैं, स्मृति ईरानी और मोदी से रिलेटेड घटिया बातें पब्लिकली बोली है। इसने बोला है कि महिलाएं राजनीति में जो आती हैं वो देह का सौदा करके ही आती हैं, ये बात तय है। इसने सपा, कांग्रेस, भाजपा, तमाम पार्टियों का नाम लिया। क्या एक्शन ले लिया गया इसके खिलाफ? तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मनुस्मृति का जो आइडिया है कि महिलाएं नीचे ही होती हैं, दलित नीचे ही होते हैं, या आरएसएस के आइडियोलॉग्स का जो आइडिया है कि मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन ही होता है, तो उन्हीं सब चीजों को मानने वाले लोग, चाहे औरतें हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई किसी भी और धर्म का व्यक्ति हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो दलित तबके से आ रहा हो, ठीक है, आप उसके खिलाफ हमले करते रहेंगे, आप उसके खिलाफ आक्रामक होते रहेंगे, आप उसके खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे, सदन के अंदर करेंगे, सदन के बाहर करेंगे, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप जो सोर्स पा रहे हैं वो मनुस्मृति से पा रहे हैं। आपका जो एनर्जी सोर्स है वो मनुस्मृति है। आपका जो एनर्जी सोर्स है, उस तरह की एक्टिविटीज हैं, उस तरह के प्रथाएं हैं, उस तरह की परंपराएं हैं जहां इन लोगों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है। उस तरह के आइडियोलॉग्स है जो ये नफरती भाषण देते रहे हैं, तो इस कारण से ये फिलअप होती रहेंगी। अच्छा, आप ये देखिए कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और क्राइसिस का जवाब शाहरुख खान से मांगा जा रहा है। देवकी नंदन जो है बाबा, वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने बांग्लादेशी को क्यों रखा है टीम में, और सुना इनको तो पाकिस्तान प्रेम वैसे ही पहले से है। तो ये शाहरुख खान कहाँ से आखिर जवाबदेही शाहरुख खान की कैसे हुई अगर बांग्लादेश में कुछ होता है? ठीक है, उनके टीम में प्लेयर शाहरुख खान आपको पता नहीं है? कंगना रनौत से पूछिए, जो 2014 में आजाद हुई थी ना, उनको पता होगा शाहरुख खान इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसलिए सवाल शाहरुख खान से पूछा जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर के बयान के बारे में क्या ही बात करें, पूरा एपिसोड किया है फ्रॉड बाबा का, लोग देख ले। देवकी नंदन ठाकुर इज नॉट समवन टू बी टेकन सीरियसली। मतलब मुझे लगता है कि अगर ठीक ठाक तरीके से जांच हो तो कोई गड़बड़ी पाएगी, कोई डेफिशिएंसी पाएगी, और देवकी नंदन साहब को थोड़े बहुत इलाज की जरूरत है। ये लोग तब कहाँ होते जब पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है, जब ऑपरेशन सिंदूर सारी बातें हो रही थी, उस समय फिर अचानक से सरकार गेम कराने लगती है पाकिस्तान के साथ, और मीडिया वाले कहते हैं कि ये तो बीसीसीआई ने किया, वो तो हमारे मोदी जी। मतलब एक तो देखिए आप, बेसिक जो कॉमन सेंस है कि ये बीसीसीआई को सरकार से नहीं जोड़ पाए पूरे टाइम में, वो बहुत ही मजेदार था, बहुत फनी था पूरा जो एपिसोड रहा था वो, कि बीसीसीआई दोषी है पर मोदी जी बहुत महान है। तो ये लोग उस समय कहाँ पे थे? उस समय इनका खून क्यों नहीं खोला? भाई मामला ये है ना कि एक पुराना सीरियल है जिसका एक क्लिप बहुत वायरल होता है कि भक्त समझ गए होंगे, लगभग मूर्ख ही होता है। तो ठीक है, तो इससे के आगे मुझे कहने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। जिस पॉलिटिकल लीडरशिप से वो एनर्जी पा रहे हैं उसके खिलाफ खड़े कैसे हो जाएंगे? मतलब पापा जी ने कहा है कि मम्मी गलत है तो मम्मी गलत है, पापा ने कहा भैया को पीटना है तो भैया को पीटना है, पापा ने कहा है कि शराब पीना ठीक है तो शराब पीना ठीक है, पापा जो कह देंगे वो ठीक है।
पापा के खिलाफ थोड़ी जाएंगे भाई। हम्म, तो वो वाला मामला है इन भक्तों का, इसलिए कुछ नहीं बोलते। जबकि बीसीसीआई और मैचेस की जो आप बात कर रही हैं, क्रिकेट जो लोग देखते हैं, क्रिकेट जो लोग समझते हैं, पूरे टूर्नामेंट का डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के मैचेस 2 बार हो सके कम से कम। और किन दिनों में रखा गया था वो मैच? छुट्टी वाले। वीकेंड्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आ सके, ताकि आपका स्टेडियम खचाखच भरे रहे, ताकि आपका का जो टेलीकास्ट राइट है उसमें बहुत ज्यादा व्यूअर्स रहे और आप ऊंची बोली लगाकर बेच सके, पैसा कमा सके। मामला सारा गांधी का ही है, लेकिन कागज पे छपे हुए गांधी का। तो ये कागज पे छपे हुए गांधी को बहुत अच्छे से मानते हैं। अच्छा देखिए, ज्यादातर घटनाएं जो है क्रिश्चियंस पे चाहे अटैक की हुई हो चाहे मुसलमानों की, तो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ही हुई है। और हर जगह अभी काफी मतलब सख्त एक्शन की बात हो रही है और एक्शन भी लिया गया है। जो लोग हथियार बांटे थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बरेली वाले मैटर में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो भाजपा जो रूल स्टेट्स हैं, क्या वहां वाले समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना क्या है? पहले तो जो है ये खुला छोड़ देते हैं, जाओ। आखिर उन्हीं स्टेट्स में इतनी हिम्मत क्यों हो रही है जब भाजपा है? और बाद में अब गिरफ्तारी गिरफ्तारी खेल रहे, कह रहे हैं कि बहुत कड़ी सजा देंगे, ये हम नहीं झेलेंगे। उत्तराखंड के भी सीएम यही बोलते हैं। तो ये किस तरह का कंफ्यूजन है? क्या ये हिंदुत्व जो ब्रिगेड है, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि कैसे इनको डील करना है, क्या करना है? अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि भड़काने वाला कोई व्यक्ति वो भड़का चुका है, अब वो जेल जाएगा, तो जो उसने भड़काया था जिन लोगों को, वो लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे? उसका काम क्या था? भड़काने का था ना। मार्टर उल्टे बन जाएगा कि देखो हमारे कर्मों के लिए बेचारे जेल गए। यस, भड़काने का उसका काम था, उसने अपना वो काम कर दिया। उसको जो रिवॉर्ड मिलना होगा वो तय होगा, वो रिवॉर्ड उसको मिलेगा। मीनवाइल सरकार को अपना पक्ष बचाना है या सरकार को एक जवाब देना है शायद, जिसके कारण गिरफ्तारी का ये ड्रामा चल रहा है। गिरफ्तारी का अच्छा, और अगर ये ड्रामा नहीं है, मैं इसी शो में कह रहा हूं, अगर ये ड्रामा नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और इस तरह के जो मामले हैं जो धार्मिक आधार पे, सांप्रदायिक तौर पे हमारे सामने आते रहे हैं, इनकी संख्या में कमी आ जाए। आज 31 दिसंबर 2025 को हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगले साल ये शो पब्लिश हो जाएगा, लोग देख रहे होंगे, तो हम डाटा एनालाइज कर लेंगे कि धार्मिक आधार पे जो हमले हो रहे हैं, जातीय आधार पे जो हमले हो रहे हैं, वो कम हो गए क्या, खत्म हो गए क्या? यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के बयान आने बंद हो गए क्या? राम भद्राचार्य जैसा व्यक्ति जो ब्राह्मणों के बीच विभेद कर रहा है, क्योंकि दलित अछूत तो छोड़ दीजिए, वो तो है ही है, वो उनके बयान आने खत्म हो गए क्या? धीरेन्द्र शास्त्री का मार्केट ठप हो गया क्या? कर लेंगे एनालाइज हम, और फिर पता चल जाएगा कि गिरफ्तारियां सच्ची है या गिरफ्तारी ड्रामा है ना। गिरफ्तार वो हुए होंगे, लेकिन ये ड्रामा है, स्क्रिप्टेड गिरफ्तारी है, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा शांत करने के लिए दूध में पानी फेंक दो थोड़ा। भाई, अगर मान लीजिए मुझे बुखार है और डॉक्टर मुझे बुखार की दवाई दे रहा है, तो मेरा बुखार ठीक हो जाना चाहिए ना। अगर मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर करना नहीं चाह रहा है या दवाई काम नहीं कर रही है, तो कोई चीज तो प्रूव होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि निवेदिता, इस तरह के एक्शन से कोई फर्क पड़ता है। वो लोग कैटलाइजर थे, वो लोग संवाहक हैं नफरत को प्रचारित करने का, फैलाने का। सकता है। हाँ, माननीय हो सकते हैं वो लोग। इन सब के बीच में पता है क्या, ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आए। हाँ जी, क्योंकि एक इन सब के बीच में जैसे राजनीति इस तरह की देखने को तो बहुत सालों से मिल ही रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्ताव रहा है पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का, वो बहुत ही दुखद है। क्योंकि आप देखिए हर जगह पे लेट पहुंचना, पहुंचे भी तो तुरंत एक्शन ना होना। तो इसका कारण क्या कोई बाहरी प्रेशर है या फिर प्रशासन में भी अब ऐसे ही लोग आ चुके हैं जिनके अंदर इस तरह की नफरत अब इनबिल्ट हो चुकी है? दोनों ही चीजें, मतलब प्रशासन के लोग मंगल ग्रह से नहीं आ रहे हैं, तो प्रशासन के लोग कहीं ड्यूटी का होता था ना कि भाई ड्यूटी है तो करनी है हमें, अगर उड़दंग हो रहा है तो बचाना हमें विक्टिम को। एग्जैक्टली। अब उल्टा मतलब देखने को ही नहीं मिलता, जल्दी पहुंच भी रहा है और एक्शन ले रहे हैं। देखिए, लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे 2011 में आप क्या कर रही हैं, 20, चलिए 5-6 साल उन्होंने कम बता दिया। तो 2011 में मैंने 12वीं क्लास पास किया था। 2011 तक बड़ा नॉर्मल सा नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे परिवारों में ही जो बुजुर्ग हैं, कितने ही कम्युनल हो, कितने ही कास्टिस्ट हो, बच्चों को नहीं बेटा सब बराबर हैं, सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे मोहब्बत करना चाहिए। तो एक जो नैतिकता का मानदंड था, या अच्छे होने का मानदंड ये था कि आप सब लोगों से प्यार करेंगे। ये ड्यूटी का भी मानदंड रहा होगा, मतलब ये सामाजिक मानदंड बनता है ना, मिलता है। तो उस समय का मानदंड ये था कि जो सब लोगों को बराबर माने, सब लोगों को प्यार करे, वो अच्छा है। तो बहुत हद दर्जे के जो कम्युनल लोग थे, हद दर्जे के जो कास्टिस्ट लोग थे, वो भी पब्लिकली अपने आप को कास्टिस्ट या कम्युनल नहीं दिखाते थे। आज का दौर क्या है, आप चुने हुए विधायक से, जो अब चुनाव हार गया है बिहार का,
उससे मैंने यही बात पूछी कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और वो बोल रहा है कि ये खोखला नारा है, चुना हुआ विधायक। तो जो हमारे सामाजिक मानदंड हैं वो बदल गए। अब खुलकर आप कहिए कि नहीं नहीं यार मुसलमान गंदे होते हैं, खाने में थूक मिलाते हैं, कोरोना फैलाते हैं, वो तो मतलब नाले के पानी से बिरयानी बनाते हैं, तुम क्यों खा रहे हो। ये सामाजिक मानदंड है कि आप उनकी बुराई करिए और आप पब्लिकली बुराई करिए। सामाजिक मानदंड ये है कि सदन के अंदर कोई कटुआ और कठमुल्ला बोल सकते हैं मुसलमानों को। सामाजिक मानदंड ये है कि कुमार विश्वास जैसा जो लोफर हैं, जो कविताई करते थे पहले और अब कथा बांचने के धंधे में आ गए हैं और वहां नफरत बांच रहे हैं, झूठी चीजें परोस रहे हैं, वो सामाजिक मानदंड बन गए हैं। तो सामाजिक मानदंड ऐसा बन गया तो ब्यूरोक्रेसी इससे अछूती कैसे रह जाएगी। लोग तो यहीं से आ रहे हैं, लोग इसी समाज से आ रहे हैं। मुझे लगता है इस कारण भी, और एक्सटर्नल प्रेशर तो होता ही है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, वो किस दिशा में देश को ले जाना चाह रही है, किस दिशा में वो समाज को ले जाना चाह रही है, उसका कोर मकसद क्या है और कोर कार्य तरीका क्या है, उसका कार्य करने की जो शैली है वो क्या है। तो कार्य करने की शैली जो हमारे फिलहाल खास तौर पे जिन आपने समूहों का नाम लिया, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो इस तरह की घटनाओं में सामने आ रहे हैं, उनका कोर आइडिया काम करने का है कि पोलराइज कर दो समाज को बांट दो, समाज में नफरत फैला दो। तो उसका प्रेशर तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होगा ही कि भाई इसी तरीके से काम करना होगा। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं वो इसी समाज से आते हैं, और समाज के मानदंड क्या हो गए हैं वो हम बात कर चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना कि इनको सबसे दिक्कत है, कुल मिलाकर के। अब ये जो मुसलमानों से दिक्कत है, क्रिश्चियन से दिक्कत है, औरतों से तो सालों से दिक्कत ही दिक्कत चल रही है। अब मसला ये है ना कि हम लोग भी कई बार सोचते हैं, आम जनता की मैं बात कर रही हूँ, एक मेंटेलिटी होती है कि अरे अच्छा वहां पे हुआ ना, हमारे साथ थोड़ी ना होगा, हम हिंदू हैं, हमारे साथ थोड़ी ना होगा। एक मैं कहीं पे रील पे देख रही थी, लोग कमेंट किए थे कि वो तो तुम हिंदू हो तो तुम शुक्र मनाओ, हम लोग के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अरे ये आप कैसे गारंटी के साथ कह सकते हैं? जिस बरेली में जहाँ पे तोड़फोड़ ये लोग मचाए, मुसलमानों को पीटे, वो आखिर जिसका बर्थडे था वो लड़की तो हिंदू थी ना, उसके साथ भी बदतमीजी हुई। वो भी अब कह रही है कि मेरी रेपुटेशन इन्होंने खराब कर दिया है, और अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। वो लड़की सामने आकर के कह रही है। तो दिक्कत यही है, जब हमें लगता है कि भाई हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे करके नंबर आता है। एक चीज ऐड कर दूं बेटा, एक तो पहले वो नवाजुद्दीन बंदी साहब का शेर मैंने पढ़ दिया है कि अगला नंबर आपका है, कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं। और ये बहुत भयंकर, वो सेक्रेट सीजन बड़ी चली थी ना, एक था केवल त्रिवेदी बचेगा केवल त्रिवेदी बचेगा, त्रिवेदी भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इस तरह की राजनीति अगर समाज के अंदर हुई तो कोई नहीं। हिंदुओं की आपने बात की, भाई जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल आइडिया समाज को तोड़ता है, समाज को बांटती है, तो दरअसल आप ध्यान भटकाना चाहते हैं कुछ इश्यूज से, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं बेरोजगारी से, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं एजुकेशन से, ध्यान भटकाना चाहते हैं हेल्थ से। अगर हेल्थ केयर खराब है, अगर एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो नुकसान गिन के मुसलमानों को तो होगा नहीं, चुन के क्रिश्चियंस को नहीं होगा, केवल दलितों को होगा नहीं, वो सवर्ण हिंदुओं को भी उतना ही नुकसान होगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि टमाटर मुसलमानों के लिए 80 रुपए किलो होगा और हिंदुओं के लिए 30 रुपए किलो। टमाटर तो सबके लिए 80 रुपए किलो होगा, तो नुकसान तो हो ही रहा है। नफरत की राजनीति का नुकसान पूरे देश को होगा, पूरे मुल्क को होगा। और देश और मुल्क ना तो हिंदुओं का है ना ही मुसलमानों का, किसी की बपौती नहीं है। और इस एपिसोड में शेर बहुत सारे हो गए हैं तो मेरी बातचीत में एंड कर देता हूँ राज साहब का जो शेर है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देश का नुकसान सभी लोगों का नुकसान होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा रिलीजन, कौन सा फेथ वो फॉलो कर रहे हैं। सही बात है, कोई एक सिंगल आउट करके नहीं यहाँ पे विक्टिम बनाया जाएगा, सबको एक एक करके लगेगी आग तो आएंगे करके, जलने पर नहीं जाना है उधर बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी शेरो शायरी हो चुकी है। तो मुशायरे का प्रोग्राम रखेंगे, हाँ मुशायरे का प्रोग्राम होगा जल्दी ही। तो कुल मिला के मसला ये है कि एक चीज हमें पहचाननी है कि जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है ना कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे भारत को, बांग्लादेश नहीं बनने दे रहे, वही बांग्लादेश और पाकिस्तान बना रहे हैं। एक धर्म या फिर नफरत या कट्टरता हावी करके आप क्या कर रहे हो, उन्हीं देशों जैसा बना रहे हो। तो इस बात का हमें भी ख्याल रखना है। और कोई सवाल हो नीरज झा जी से तो आप लोग इस पे सवाल दे दीजिए। आज आप हमको काफी अग्रेसिव लग रहे थे, तो आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? हमारे कैमरा पर्सन भी हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा आपको भी लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, कोई सवाल हो तो बताइए। अगर अनुपस्थिति के बीच में भी कुछ आपको कुछ बोलना हो, क्योंकि ये कितने दिन से अनुपस्थित है आप, ये बार मेरा अटेंडेंस रेट हो गई है इसलिए तो आप लोग बताइए, क्वेश्चंस अपने लिखिए, सजेशंस दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। और हाँ, थोड़ा सोचते रहिए। थैंक यू।